डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का मैथ्स पेपर जो रिसेंटली आया था 2025 में, इसका बी सीरीज़ पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं ख़ास तौर ये बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसके हर एक सीरीज़ में, ख़ास तौर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एरर आप पाओगे। क्या एरर है वो हम लेक्चर के बिटवीन डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। फॉर सेट ए में एलिमेंट्स दिए गए हैं, टोटल है 3। हमें इसके पावर सेट में बताने हैं, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे मौजूद वो हमें बताने हैं। तो इसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करनी है। फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला इसके लिए जो यूज़ होती है वो है 2⁻³ यानी पावर सेट में अगर हमें पावर सेट में अगर हमें ढूंढने होंगे एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, तो इसके लिए हमें फार्मूला का यूज़ करना है। फार्मूला है 2⁻n और n मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ 3 है। 2⁻³ होगा 8 के बराबर है, 8 के बराबर। तो इसका मतलब हम पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या एरर है वो मैं यहाँ आपको बताऊँगा। इसमें या तो ये पेपर बनाने वाले की गलती है या प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, दोनों गुंजाइश मौजूद है यहाँ पर। यहाँ पर हमें डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है। यहाँ पर डोमेन ऑफ फंक्शन जो रहेगी, डोमेन ऑफ फंक्शन वो रहेगी -∞, -4, इसका यूनियन विद +4, ∞। ये इसका डोमेन रहेगा। मगर ऑप्शंस में कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जो ये ऑप्शन सूट कर रहा है इसको। ऑप्शन जो गिवन है एग्जामिनर को लगा होगा या पेपर बनाने वाले को, ये ऑप्शन जो ऑप्शन बी है इसका राइट ऑप्शन है। मगर तब यहाँ पर फंक्शन होनी चाहिए इस तरीके से, फंक्शन फिर इस तरीके से होनी चाहिए √16 - x², फिर इसका राइट ऑप्शन बी रहता। मगर जो क्वेश्चन हमारा यहाँ है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा जो गिवन ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कोई इसका सूटेबल ऑप्शन नहीं है। क्यों मैंने ये बताया इसका डोमेन ऑफ फंक्शन ये रहेगा, क्योंकि x की जगह हम -4 से लेकर जो भी नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं वो हम इसमें पुट कर सकते हैं। -4 से लेकर, जैसे -4 पुट करने पर ये 0 बनेगा, या +4 पुट करने पर भी ये 0 बनेगा। 0 भी एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर -5 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फिर आंसर 3 आएगा। इसी तरह 6 ऑनवर्ड्स जो भी हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ सिर्फ हम 3 नेगेटिव वैल्यूज़ और 3 पॉजिटिव वैल्यूज़, जैसे 0 यहाँ हम नहीं पुट कर सकते हैं। इसी तरह -1, -2 और -3 यहाँ पुट नहीं कर सकते, या इसी तरह +1, +2 और +3 यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इन वैल्यूज़ पर ये रियल नहीं रहेगा। इन वैल्यूज़ जो मैंने अभी बताए, इनको छोड़कर कोई भी वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन के लिए। लिहाजा इसका डोमेन जो रहेगा वो इसके -∞ -4, इसका यूनियन विद रहेगा 4, ∞ के बीच, यानी कि जो राइट ऑप्शन इसका है डोमेन ऑफ फंक्शन -∞, -4, मगर क्लोज्ड इस तरफ, यूनियन विद 4, ∞। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन इस तरह है, sin x = 2 फॉर सम वैल्यू ऑफ x इन इट्स डोमेन। इसका जो आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा। क्यों फॉल्स रहेगा? क्योंकि जो रेंज ऑफ फंक्शन यानी sin x का रेंज जो रहता है वो -1 और +1 के बीच रहता है, यानी क्लोज्ड इंटरवल में। तो डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ 2 नहीं रह सकता, क्योंकि हम इसके रेंज के आगे
इनपुट वैल्यू नहीं दे सकते, यानी डोमेन ऑफ फंक्शन यहाँ 2 के बराबर नहीं हो सकता, लिहाजा ये फॉल्स रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आयोटा 4 रेज्ड 4k+3 ये किसके बराबर आएगा। इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे ऐसे, क्योंकि बेस और सेम पावर शुड बी एडिड, इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये पॉजिटिव रहेगा। अब इस हिस्से की बात करेंगे, इसको सिंपलीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर दिखेगा वो माइनस आयोटा दिखेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इस तरह है, NCR + NCR-1 ये किसके बराबर रहेगा। अगर बच्चों ने इसकी तरफ गौर किया होगा तो ये बिल्कुल परमिटेशंस एंड कम्बिनेशंस हैं। वहाँ एक थॉर्म है, थॉर्म 6.2, NCR + NCR-1 ये होता है बराबर N+1 CR के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये कोनिक सेक्शन से लिया गया है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स दी गई है और इस इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो गिवन है इसको हम कंपेयर करेंगे x² डिवाइड बाय b² के साथ प्लस y² डिवाइड बाई a² के साथ। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमारा जो यहाँ b का वैल्यू रहेगा, b का वैल्यू यहाँ 3 रहेगा और a का वैल्यू, यानी यहाँ जो b का वैल्यू रहेगा, b का वैल्यू यहाँ 3 रहेगा और a का वैल्यू जो रहेगा यहाँ वो 5 रहेगा और c होता है अंडर रूट ऑफ a² माइनस b² के बराबर। तो आप सीधा यहाँ लिख सकते हो 25 माइनस, क्योंकि एक 5 के बराबर तो 5 का स्क्वायर होता है 25, b3 के बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, तो √16। तो इसको सिंपलीफाई करने के बाद आगे हमें आएगा c बराबर, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4k यहाँ पर रहेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4k यहाँ पर रहेगा 0, ±4। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है x = -6। हमें कहीं नहीं जाना, हमें ये सिर्फ देखना है यहाँ a की फंक्शन क्या है, a है 6 के बराबर। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ रहेगी y² = 4 × 6 × x दैट इज इक्वल टू 24x। ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला यहाँ रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 8, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी जो है इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। इस इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या रहेगा, इसके लिए हमें यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन किस इंटरवल के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर 4x - 3, इसको हम +3 इस तरह भी करेंगे, फिर ग्रेटर देन छोड़ेंगे, फिर 7 + 3। तो -3 और +3 कट होगा, 4x का वैल्यू रहेगा ग्रेटर देन 10, तो x का वैल्यू रहेगा ग्रेटर देन 10 डिवाइड बाई 4। तो x का वैल्यू जो रहेगा, x का वैल्यू रहेगा यहाँ पर 5/2 यानी कि 2.5, यानी x का वैल्यू होना चाहिए 2.5 से बड़ा। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो आ गया हमें वो +2.5, यानी हमें यहाँ पर x का यानी इनपुट वैल्यू जो होना चाहिए 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, 2.6 ऑनवर्ड्स अप टू इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 8, रेंज हमें बताना है। रेंज किसको कहते हैं। यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ये रेंज शायद फंक्शन से है या रेंज हम स्टैटिस्टिक्स के
अंदर भी यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स कई। ये किससे रिलेवेंट है, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप बिट कंफ्यूज भी हो जाओगे, ये स्टैटिस्टिक्स के साथ रिलेवेंट है या ये रेंज वाला क्वेश्चन जो है ये फंक्शंस के साथ रिलेवेंट है। अगर ये रियल यानी कि फंक्शंस के साथ होता तो वहाँ पर क्वेश्चन फिर इस तरह होता है, डिफाइन रेंज ऑफ फंक्शन। तब हम रेंज ऑफ फंक्शन को डिफाइन इस तरीके से कर लेते, सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ इन ए रिलेशन, द सेकंड ऑर्डर एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन वी कॉल्ड द रेंज। यानी कि रेंज, अगर हमें रेंज ऑफ फंक्शन होता है यहाँ पर, तब हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते कि रेंज ऑफ अ फंक्शन is defined as the second order elements in a relation from a set A to set B। मगर यहाँ पर सिर्फ रेंज ही लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये स्टैटिस्टिक्स से वाबस्ता है। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर रेंज जो है, रेंज को हम डिफाइन करते हैं डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ए डाटा। यानी डिफरेंस जो होता है हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू एक डाटा के अंदर, जो अगर स्टैटिस्टिक्स में हमें डाटा कोई गिवन है तो उसका उस डाटा के अंदर जो हाईएस्ट वैल्यू हो फिर लोवेस्ट वैल्यू, उसके दरमियान जो डिफरेंस है तो उसको हम वहाँ पर रेंज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो इस तरीके से है, हमें पी ऑफ ई दिया गया है, हमें पी ऑफ ई नॉट बताना है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ई नॉट या ई डैश बोले वो हम कैसे करेंगे, सीधा याद रखिए 1 में ये गिवन वाला वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है। यानी 1 में हम काटेंगे 1/5 तो ये 4/5 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है ये इसका राइट ऑप्शन है। अब सेक्शन बी जो हमारा है वो इस तरह है। इसका पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 11, इसके सबसेट्स हमें बताने हैं, सबसेट्स कितने रहेंगे। इसके लिए फार्मूला यूज़ करनी है 2⁻³ यानी फार्मूला असल में 2⁻n है और n मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, वो सेट के अंदर 3 है। 2⁻³ 8 के बराबर आएगा। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स जो है वो 8 है। कौन कौन सा है बता देता हूँ। एक है 1, दूसरा है 2, तीसरा रहेगा 3, फिर इसी तरह तीसरा रहेगा 3, फिर इसी तरह 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1 या 1 3 और इसी तरह 1 2 3 और 1 2 3 के बाद जो रहेगा इसका एक और सबसेट वो 5 रहेगा, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड 5 यानी कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके कुल सबसेट्स 8 रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो इस तरीके से है। क्वेश्चन 12 हमें 2 सेट्स दिए गए हैं, हमें पहले a माइनस बी ढूंढना है, इसके बाद हमें ढूंढना है b माइनस a माइनस बी यानी डिफरेंस बिटवीन सेट ए, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वो क्या रहेंगे। यानी कि a माइनस बी क्या रहेगा, a माइनस बी मीनस हमें यहाँ पर a से b के एलिमेंट्स निकालने हैं। तो b के एलिमेंट्स 4 और 8 इसमें रिमूव हो जाएंगे। तो a माइनस बी फिर बनेगा 2 6 फिर 10 आएगा, 2 6 10 और 12 ये a माइनस बी रहेगा। इसी तरह अगर हम b माइनस a देखेंगे, b माइनस a में जब हम b के अंदर a के एलिमेंट्स काटेंगे तो हम सिर्फ 2 एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं, डैट विल बी b माइनस a विल बी इक्वल टू 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके अंदर बच्चों को सॉल्व करने के वक्त बहुत सारे कन्फ्यूजन माइंड में रहे होंगे और ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है। लेट अस सी हाउ विल वी सॉल्व दिस। फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग
पहले मैं इसका थोड़ा सा कॉर्डिनेट फॉर्म में बता देता हूँ इसका जो ग्राफ है वो कैसे रहेगा। सपोज दिस इज़ पॉइंट 3 एंड दिस इज़ पॉइंट 4। पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट है 3, -1। दोनों जो पॉइंट्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे क्योंकि दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव हैं। तो सपोज 3, -1 लाइज हियर एंड 4, -2 लाइज हियर एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस। हमें बतानी है यहाँ पर कि एंगल जो इस एक्स एक्सिस के साथ बनी ये क्या होगी। मगर जब हम इस तरीके से देखेंगे तो ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। जब हम इस तरीके से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको पहले स्लोप निकालेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स दो दिए गए हैं इनका स्लोप हम देखेंगे, फिर स्लोप के बाद हम एंगल ढूंढ सकते हैं। Let us see what will be the slope of this given these given points. What will be the slope of these given points? Let us see. जैसे कि हम जानते हैं स्लोप जो होता है, स्लोप हम डिनोट करते हैं m से। m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 एंड y2 इज़ हियर -2। फिर माइनस हम रूल का यूज़ करेंगे। फिर y1 जो है वो -1 है। इसके बाद x2 जो है हमारा वो 4 है। x2 इज़ 4 एंड x1 इज़ 3। दैट मीन्स m विल बी इक्वल टू -2 + 1 डिवाइड बाई 1 and m will be equal to -1 by 1, that will be equal to -1. And we know that m is equal to tan theta. M is equal to tan theta equals to -1, and we can write it as tan of -pi by 4. -pi by 4. That means theta will be here equal to, that means theta will be here equal to, theta will be here equal to -pi by 4, and that is equal to -45. But -45 remains answer of this when we take angle as clockwise, and when we take it in anti-clockwise then theta will be equal to 360 minus 45, and that will be equal to 315. This will be the angle between x-axis and the line joining these given points. होप आपने ये अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। And next question is like this is relate with and next question is related with circles. We have to find the center of circle and a radius of circle. On solving this we will get at end center of circle as -4, -5 when we solve this, and radius will be equal to, question number 14 की मैं बात कर रहा हूँ, and radius will be equal to 7 here. Now we come to question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स बतानी है, और यहाँ a का वैल्यू 3 के बराबर है और b का वैल्यू 2 के बराबर है। तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स होती है x² डिवाइड बाई a² प्लस y² डिवाइड बाई b² इक्वल्स टू 1,
and here we can write it as x square by, and here a is 3 and 3 ka square that is 9 plus y square divided by b is 2 ka square equals to 4, and equation of circle which we required is x square by 9 plus y square by 4 equals to 1. Now we will come to question number 16, and this is related with trigonometric functions, and we have to solve this. We have to prove that LHS is equal to RHS. How will we solve this? Let's see. And question is like this: sine 3x equals to 3 sine x minus 4 sine cube x. We will take LHS of this, and sine 3x will be written as sine 2x plus x, and we will use formula sine of a plus b, which is equal to sine of a plus b, that is equal to sine a cos b plus cos a sine b, and then we can write it as sine of 2x cos x plus cos 2x sine x, and further this sine 2x is equal to 2 sine x cos x multiply with this cos x plus cos 2x is equal to cos square x minus sine square x, and this will be multiplied with sine x. And in next step we will get it as 2 sine x. In next step we will get it as 2 sine x, and cos x when multiplied with cos x, that will be cos square x, and this sine x when multiplied with cos square x. Here we can also use this cos 2x as we can write cos 2x as we can write sin 2x as 2 sin x cos x multiplied with cos x, and this cos 2x can be written as 1 minus 2 sin square x, and this will be multiplied with this sin x, and further on solving this we get 2 sin x. When this cos x multiplied with this cos x, this will be, we can write it as cos square x, and this sin x when multiplied with 1 we get sin x, and sin x when multiplied with 2 sin square x we will get it as 2 sin cube x, and in next step we can write it as two sin x cos square x is equal to 1 minus sin square x plus sin x, and then minus 2 sin cube x, and in next step we can write it as when multiplied with this we get 2 sin x, and when 2 sin x multiplied with sin square x we will get 2 sin cube x, and then plus sin x minus 2 sin cube x, and in last step we can write it as 2 sin x plus sin x. When we add up this will be 3 sin x, and
2 sin cube x with add with minus 2 sin cube x, this will be 4 sin cube x, and this is the RHS of question, and in this way we proved it. Now we come to next question. Next question is now question number 17. Question number 17 is related with probability, and question is like P of A is equal to 3 by 5 and P of P is equal to 1 by 5. We have to find P of A or B. P of A और B will be here equal to A और B हमें ढूंढना है, तो वो होगा बराबर इन दोनों के सम के बराबर, बिकॉज A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो 3 by 5 को हमें एड अप करना है 1 by 5 के साथ, तो ये बनेगा 4 by 5, यानी P ऑफ A कमा A और P ऑफ A और B विल बी इक्वल टू 4 by 5। होप आपने ये क्वेश्चन अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। फिर से मैं दोहरा लेता हूँ, यानी कि जब A और B दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो इनका A और B जो होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड्स ये क्वेश्चंस भी आपको मैं कंप्लीट सॉल्व करके दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स, हैव ए नाइस